एनसीईआरटी के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हेरिडिटी क्या है और किस तरह एक ट्रेट या करेक्टर आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो सबसे पहला नाम है चैप्टर का हेरिडिटी, जिसका हिंदी में मतलब होता है आनुवंशिकता। कि किस तरह पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर किस तरह जो करेक्टर है या गुण है वो आगे जाते हैं। किस तरह जो भी हम प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो भी सीड हम लगाते हैं उसी तरह का ही पौधा बनता है। किस तरह ह्यूमन बींग्स का जो ऑफस्प्रिंग होता है, चिल्ड्रन होते हैं, वो उन जैसे होते हैं। मतलब उनकी आँखें, उनका देखने का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह एक जैसा होता है। क्या उनके अंदर गुण हैं जो वो आगे की पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र कर पाते हैं। एंशियंट हिस्ट्री के अंदर बहुत से ऐसे फिलोसफर हुए, जिस तरह एरिस्टोटल है। इन्होंने कहा, किसी ने कहा कि जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है मेल के अंदर, उसके अंदर एक छोटा सा ह्यूमन बींग होता है और जब वो फीमेल के अंदर यूट्रस में जाता है तो वो बड़ा हो जाता है। किसी ने कहा कि ओवम के अंदर होता है, ठीक है, एक छोटा सा ह्यूमन बींग्स। तो इस तरह की चीज़ें चलती रही तब और इसका एक साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। तभी एक साइंटिस्ट आए, ग्रीगर जोहन मेंडल। ग्रीगर जोहन मेंडल ने एक पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से बताया कि किस तरह, काफ़ी हद तक उन्होंने उस टाइम तक इतनी ज़्यादा सेल के बारे में, डीएनए के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि किस तरह पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर करेक्टर, गुण है, वो किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। तो हेरिडिटी का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो गुण है वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। और वो ब्रांच साइंस की जिसके अंदर हम हेरिडिटी को, डीएनए को, करेक्टर के ट्रांसफ़र को पढ़ते हैं, उन्हें बोलते हैं हम जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं हम? जेनेटिक्स। ये क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन इसके साथ ही है कि हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो इसका नाम क्या आएगा? ग्रीगर जोहन मेंडल। आगे इसके बारे में आएगा। तो उन्होंने बताया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों के अंदर ही क्या होता है? करेक्टर का ट्रांसफर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि वेरिएशन बहुत कम होता है। लगभग जो प्रोजनी होता है, प्रोजनी का मतलब आप ऑफस्प्रिंग, और प्रोजनी का मतलब बायोलॉजी के अंदर आप कह सकते हो कि जो संतानें हैं उसमें वेरिएशन बहुत कम होता है, लिटिल वेरिएशन होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल जब मैटिंग करते हैं, जो स्प्रिंग, जो संतान बनता है, उसके अंदर जो वेरिएशन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि दोनों से ही थोड़ा थोड़ा करेक्टर आता है। इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरह से एक जो चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों ना हो, तो उसमें भी मतलब स्ट्रक्चर तो एक जैसी होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसमें क्या होती है? वेरिएशन आती जाती है। ठीक है। फिर उन्होंने खुद ने क्वेश्चन पूछा है कि डू ऑल देज वेरिएशन इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग। क्या जो वेरिएशन आए हैं प्रोजनी के अंदर, क्या वो सभी का सर्वाइवल होने का चांस सेम होता है? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि अब ये लगा लीजिए, एक बार ये आया था कि जैसे हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम वही मच्छर सरवाइव कर पाए थे जो थोड़े से ऐसे थे, ब्लैकिश कलर के थे। वो प्लांट्स के अंदर जो ब्लैक रंग का कार्बन जम जाता है पत्तों के ऊपर, तो उसमें वो दिखाई नहीं देते थे, उसकी वजह से प्रेडेटर उनको पकड़ नहीं पाते थे। तो इस तरह मतलब एनवायरनमेंट का थोड़ा सा क्या होता है, एक नेचुरल सिलेक्शन होता है, उनको उनको बेनिफिट मिल जाता है। जिस तरह आप घास, आप देखना, लाइन का कलर है, शेर का रंग है, और जो जहाँ पर वो जंगल के अंदर रहता है वो ऐसे ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरिया में नहीं रहता, वो ग्रासलैंड में रहते हैं, जहाँ की घास लंबी लंबी होती है और सुनहरे रंग की घास होती है, सुनहरे रंग का उनका कलर होता है। तो वो उस वजह से अपना शिकार अच्छी तरह से कर पाते हैं। इस तरह वो नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो एनवायरनमेंट के अंदर ही हर एक ऑफस्प्रिंग की, प्रोजनी की, नेक्स्ट जनरेशन की जो सर्वाइव करने के चांसेस है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है। हेरिडिटी मैंने बता दिया। अब इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होती है? ठीक है। ऐसे गुण जो विरासत में मिलते हैं, जिस तरह ये आप लगाइए, इसके अंदर ये जो ईयर लोब है, ये यहाँ पर ईयर लोब देखिए, ये फ्री ईयर लोब बोलते हैं, ये जुड़ी हुई ईयर लोब है। तो एक तो फ्री है और एक अटैच्ड है। ये करेक्टर भी क्या करता है कि ये भी पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर ये भी क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। और एक बात ये, कई ऐसे भी आपने देखे होंगे
जो अपने कान को बिना हाथ लगाए हिला देते हैं, ठीक है। तो वो गुण भी उनका कहीं ना कहीं जनरेशन के अंदर था। ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी जस्ट जो नेक्स्ट जनरेशन है वही ये काम कर पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुण उनके अंदर था। तो इसमें फिर आता है कि ये रूल क्या होता है, कि क्या रूल है कि किस तरह से फादर और मदर के जो गुण हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं। हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो मेल से स्पर्म जाते हैं, ठीक है, और फीमेल से क्या आता है, ओवम आता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि जिस तरह ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेकर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, कि हमारे अंदर 23 पेयर क्रोमोजोम है, ठीक है। इन क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, हमारे डीएनए होता है, ठीक है। अब जब स्पर्म बनता है तो उसके अंदर 23 पेयर नहीं होता, सिर्फ 23 होता है। 23 हमें फीमेल से मिलता है, और दोनों मिलकर ये क्या बनाते हैं, 23 पेयर बनाते हैं, यानी कि 46 बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि हर हर क्रोमोजोम का जो पेयर है, एक पेयर है वो मेल से आएगा, एक फीमेल से आएगा। जिस तरह यहाँ पर ये पॉइंट है, ये डीएनए के पार्ट को जीन बोलते हैं, ठीक है। ये कोई जीन है जो किसी जिस तरह ये एग्जांपल ले लेते हैं कि हेयर स्टाइल जो होता है, जिस तरह स्ट्रेट हेयर होंगे या कर्ली हेयर होंगे, उसका जीन है। तो ये दोनों डिसाइड करेंगे कि जो नेक्स्ट जनरेशन का जो हेयर है वो कैसा आएगा। ये हम हाइपोथेसिस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मेल और फीमेल से क्या होता है, बराबर आता है, ठीक है। और वही नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। और ग्रीगर जोहन मेंडल ने इसके बारे में क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता था। उस टाइम डीएनए जीन का पता नहीं होता था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दो तरह के पी प्लांट्स लिए मटर के पौधे के लिए, और उसने काफ़ी उसके अंदर जो जितने भी 7 करेक्टर उसने उस टाइम लिए थे। कैसे करेक्टर थे, और दोनों सारे के सातों करेक्टर थे, कंट्रास्टिंग थे, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग जो दिखाई दे। जैसे इसने टालनेस लिया और एक तरफ ड्वार्फनेस लिया, यानी कि एक लंबा पौधा एक छोटा पौधा। एक में उन्होंने जो बीज का साइज था मटर के दाने का वो राउंड रखा, और दूसरे में रिंकल्ड झुर्रीदार रखा। एक के अंदर जो फ्लोर था वो वाइट था, और एक के अंदर क्या था, वॉयलेट था, यानी कि जो करेक्टर है वो अच्छी तरह से दिखाई दे जाए। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने पहले जो पी प्लांट था, जो प्योर पी प्लांट तैयार किया, यानी कि उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करते गए। जब तक वो पी प्लांट जब खुद से सेल्फ पॉलिनेशन करे तो उससे आगे जो प्लांट है वो लंबा आए। तब उनको लगा कि हाँ, इसके अंदर पूरा का पूरा प्योर गुण है वो टालनेस का है। इसी तरह उन्होंने ड्वार्फ सोर्ट प्लांट का एक छोटे पौधे बोने पौधे को उसने तैयार किया। अब ग्रीगर जोहन मेंडल ने क्या किया कि इन दोनों को क्रॉस कराया। अब जब इन दोनों को क्रॉस कराया तो ग्रीगर जोहन मेंडल ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने क्या देखी, उन्होंने देखा कि जो चारों प्लांट है, चारों प्लांट ही टाल आए। ये देखिए आप, इस तरह हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर टालनेस था और इसके अंदर ड्वार्फनेस था। रूल के अनुसार क्या था कि वैसे देखा जाए तो या तो जो नेक्स्ट प्रोजनी थी, ठीक है, वो क्या आ जाती भाई, बीच की हाइट की आ जाती, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जो सारे प्लांट थे वो टाल आए। अब उनके दिमाग में आया कि ये जो गुण है शॉर्ट प्लांट का ये कहाँ गया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इन प्लांट्स को फिर क्रॉस करवाया कि टी से ही इन्होंने को उस टाइम उनको पता नहीं था व्हाट इज टी, स्मॉल टी, लार्ज टी। उन्होंने तो सिर्फ क्या किया था, एक प्लांट को तो प्योर टाल ही तैयार कर लिया, एक को पूरी तरह शॉर्ट तैयार कर लिया। सेल पोलिनेशन करा करा के उन्होंने देखा कि इस प्लांट को इस प्लांट से मिलाया जाएगा तो टाल ही आएगा। प्योर टाल तैयार किया, प्योर शॉर्ट तैयार किया, और दोनों को ही मिलाया। तो पहली जनरेशन के अंदर उनको क्या लगा कि सारे के सारे प्लांट क्या आए थे, टाल आए थे। अब उनके समझ में नहीं आया कि ये सारे के सारे प्लांट टॉल कैसे आ गए, इसका जो शॉर्ट करेक्टर था वो कहाँ गया। अब उन्होंने क्या किया कि इन प्लांट्स को जब उन्होंने क्रॉस करवाया, इस जनरेशन, इसके बोलते हैं F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन को उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या देखा कि 25% प्लांट्स है वो तो शॉर्ट आए, और 75% अभी भी ड्वार्फ आए। अब उनके दिमाग में आ गया कि जो गुण शॉर्ट प्लांट का था वो कहीं गया नहीं, बल्कि इसी के अंदर छिपा हुआ था। लेकिन जब टॉल प्लांट का गुण आता है तब शॉर्ट प्लांट का गुण अपने को नहीं दिखा पाता, और पौधा दिखाता तो ये है कि मैं टाल हूं, लेकिन उसके अंदर शॉर्ट प्लांट का गुण है वो छिपा रहता है। तब उसने जो टॉलनेस का गुण था उसको उन्होंने कहा कि जब ये आएगा
तब इसी का राज चलेगा कि हाइट के ऊपर दो वकील बैठेंगे, एक टॉल का और एक स्मॉल टॉल का। लेकिन जब ये दोनों वकील बैठेंगे तो इनका जो फैसला होगा ये इनकी चलेगी। इसलिए इन्होंने कह दिया कि ये जो लार्ज प्लांट का टी है, टालनेस का जो गुण है ये डोमिनेंट है, यानी कि इसकी ज़्यादा चलती है। और जो शॉर्ट प्लांट का जो टी है ये क्या है, रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब इसकी कम चलती है। इन्होंने किस तरह अंदाज़ा लगाया, उन्होंने कहा कि देखिए जब मैंने टॉल और शॉर्ट को क्रॉस करवाया तो सारे प्लांट टॉल थे, मुझे लगा कि शॉर्ट का गुण है वो चला गया। लेकिन जब मैंने इन प्लांट्स को, F1 जनरेशन के प्लांट को जब आपस में क्रॉस कराया, F1 और F1 को कराया, तो मैंने देखा कि 25% तो अभी भी शॉर्ट है। इसका मतलब शॉर्टनेस का गुण है लेकिन छिपा हुआ है। दिखाता कब है, जब इस शॉर्ट प्लांट के अंदर जो दो वकील बैठते हैं दो कुर्सियों पर, जो हाइट बताएंगे, एक वकील स्मॉल टी, तभी इनका फैसला क्या आएगा, स्मॉल टी। तभी इस टी की चलेगी जब दूसरी कुर्सी पर भी इस जैसा ही वकील या जज बैठा होगा। तब इस वकील का नाम उसने दे दिया रिसेसिव, कि इसकी नहीं चलती। ये अगर अकेला हो या इस जैसा हो तब तो ये फैसला सुना सकता है। अगर इसके साथ एक भी बड़ा टी आ जाए तो टॉलनेस का जो फैसला सुनाया जाएगा। तब उन्होंने कहा कि ये जो टाल प्लांट आए हैं ना, इनके अंदर भी ये प्योर टाल नहीं है, क्योंकि प्योर, अब जिस तरह आप ये देखिए, आप एक पेज लेकर मैं बताता हूँ कि किस तरह। अब हम देखते हैं कि जिस तरह उन्होंने देखा कि एक स्मॉल टी, एक लार्ज टी और स्मॉल टी, जब इनका क्रॉस कराया तो अब क्या संभावना बनती है कि एक मेल और एक फीमेल है, तो मतलब हाफ तो इनसे आएगा, हाफ डीएनए कहाँ से आएगा, हाफ डीएनए तो यहाँ से आएगा और हाफ यहाँ से आएगा। हो सकता है, इन्होंने क्या देखा कि हो सकता है कि ये टी और ये टी आ जाए। उन्होंने कहा ठीक है भी, टालनेस के गुण में दोनों सीट पर ये बैठ जाए किसी प्लांट के अंदर, ठीक है, संभावना है इसकी। एक क्या संभावना है, एक ये संभावना है कि किसी के अंदर ये टी और ये टी बैठ जाए। ये टी, हाँ बिल्कुल बैठ सकता है, तो उन्होंने स्मॉल टी और इसका दूसरे का लार्ज टी लगा दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि इसका तो लार्ज टी और इसका स्मॉल टी बैठ जाए, बिल्कुल ये भी हो सकता है। और एक क्या हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि इसका स्मॉल टी और इसका स्मॉल टी ये भी बैठ जाए। मेंडल ने कहा कि जब दोनों वकील डबल टी होंगे तो टॉलनेस का गुण आएगा, प्लांट क्या होगा, टॉल। अगर एक वकील शॉर्ट का एक टॉल का, तो उन्होंने कहा कि ये डोमिनेंट रहता है, ये इसको छिपा कर रखता है, इसको देखने नहीं देता। ये प्लांट भी क्या आएगा, टॉल, और ये भी क्या आएगा, टॉल। सिर्फ ड्वार्फ शॉर्ट प्लांट तभी आएगा जब दोनों वकील ही शॉर्ट के बैठे हों, क्योंकि इनकी तभी चलती है जब उनके एक जैसे गुण हो, वरना इस स्मॉल टी की जो लार्ज टी है वो चलने नहीं देता। और जो बाहर दिखाई देता है उसको इन्होंने बोला कि फिनोटाइप, ये फिनोटाइप है, और जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये जीनोटाइप है। आप ये पढ़िए, ठीक है, एक बार, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।